इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में जो चेंज किया जिसके कारण ये दुर्घटना हुई। अगर फेल भी हो गया तो सिग्नल लाल हो जाएगा, मतलब गाड़ी रोक दो बेसिकली। तो कैसे हैं दोस्तों? तो जैसा कि आपने इस वीडियो के थंबनेल में और वीडियो के स्टार्टिंग में गाइस देखा होगा, ये वीडियो में कोई व्लॉग नहीं है, ये वीडियो में कोई जगह का दर्शन के बारे में नहीं है। ये वीडियो प्योरली उड़ीसा के जो एक्सीडेंट हुआ था उसके रूट कॉज को समझने के लिए है। गाइज, इससे पहले मैं वीडियो चालू करूं, मैं सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूं कि मैं बहुत इनकॉन्सिस्टेंट रहा। मैंने हर दिन वीडियो अपलोड नहीं किया है। ऑलमोस्ट मेरा 10 दिन 11 दिन का गैप हो गया है। मैं दो तीन शॉर्ट्स मैंने अपलोड किया था, लेकिन मैं लॉन्ग वीडियोस नहीं डाल पाया था। एक्चुअली गाइज, मेरा थोड़ा ट्रीटमेंट भी चल रहा था, मैं मेडिकेशंस पे भी था, एंड उसके साथ मैं इसका फैक्ट्स भी जुगाड़ कर रहा था। मैं थोड़ा पढ़ाई कर रहा था उड़ीसा के एक्सीडेंट के बारे में। तो गाइस, और बिना कोई बकचोदी किए हुए सीधा मुद्दे पे चलते हैं, बिना कोई पॉलिटिकल पार्टीज को हार्म किए हुए सीधा पॉइंट पे बात करते हैं। तो दोस्तों, दिन था 2 जून, और ये वही दिन था जिस दिन ये दर्दनाक और भयंकर एक्सीडेंट हुआ। इस एक्सीडेंट में 3 चीज़ें इन्वॉल्व थी, 3 ट्रेन इन्वॉल्व थी। पहला ट्रेन है मालगाड़ी, सेकेंड ट्रेन है कोरोमंडल एक्सप्रेस, और थर्ड ट्रेन है यशवंतपुर एक्सप्रेस। तो गाइस, मालगाड़ी के बारे में तो आपको पता ही होगा। सेकेंड है कोरोमंडल एक्सप्रेस। दोस्तों, उस दिन 3:20 को 3:20 PM को कोरोमंडल एक्सप्रेस वेस्ट बंगाल के शालीमार स्टेशन से चल पड़ी थी। अप्रॉक्सीमेटली 25 घंटे लगते उसको ये सफ़र पूरे करने में, टू गो टू चेन्नई रेलवे स्टेशन, चेन्नई सेंट्रल। और गाइस, वो कोरोमंडल एक्सप्रेस राइट टाइम पे थी। 6:55 PM को एग्जैक्टली वो उड़ीसा के वो छोटा जो रेलवे स्टेशन है बहानगा बाजार, वहाँ से क्रॉस कर रही थी। और आते हैं अभी थर्ड ट्रेन पे, जो है कि यशवंतपुर एक्सप्रेस, यशवंतपुर पैसेंजर स्पीड सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो गाइस, ये 1 जून को SMBT बेंगलुरु से चल पड़ी थी, और इसको हावड़ा 2 जून को पहुंचना था। तो गाइस, वो उसी टाइम पे पैरेलली 6:55 अराउंड वो कोरोमंडल एक्सप्रेस के पैरेलली दूसरे लाइन पे क्रॉस कर रही थी। एक हावड़ा की तरफ आ रही थी, एक हावड़ा से जा रही थी। तो गाइस, इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता दूं, ये जो ट्रेन है यशवंतपुर एक्सप्रेस, ये डिले हुई थी फॉर 3 आवर्स। इसका टाइमिंग था 4 बजे, इसको 4 बजे क्रॉस करने का था उड़ीसा, लेकिन ये क्रॉस किया अप्रॉक्स अराउंड 6:55 to 7। सो गाइज, ये 3 घंटा लेट था ये ट्रेन। और एक बहुत वाइटल चीज़ बता दूं आप लोगों को, बहानगा बाजार एक बहुत ही छोटा स्टेशन है, और जो छोटे मतलब माइनर स्टेशन होते हैं वहाँ पर ये गाड़ियाँ नहीं रुकती है। तो गाइस, ये दोनों गाड़ियाँ वहाँ नहीं रुकने वाली थी, और जहाँ छोटी स्टेशन होती है वहाँ पर इन गाड़ियों की स्पीड बढ़ा दिया जाता है, ताकि कोई भी अनवांटेड पैसेंजर ज़बरदस्ती ट्रेन में ना उठ जाए। मतलब कोई मान लीजिए पैसेंजर को फोर्सफुली उठना है, और अगर ट्रेन स्लो कर दी तो वो उठ जाता है। इसलिए ये सुपरफास्ट पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेन को वहाँ से थोड़ा स्पीड बढ़ा के उन स्टेशंस के थ्रू निकाला जाता है। और उस टाइम पे कोरोमंडल और यशवंतपुर दोनों का स्पीड ओवर स्पीड नहीं था, उनका स्पीड नॉर्मल रेंज के अंदर था, जो कि कोरोमंडल का था 128 km/h और यशवंतपुर का था 126 km/h। ये रहा इंसिडेंट का शुरुआत, जहां पर आपको ये पता चला कि क्या हुआ था, मतलब वहां पर क्या क्या ट्रेन्स थे। अभी गाइस, एक्सीडेंट के कॉज को अगर आपको समझना है तो आपको पटरियों को बढ़िया तरीके से समझना पड़ेगा। आपके ट्रेन ट्रैक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो वहां पर थी 4 पटरियां, 4 लाइंस, 2 मेन लाइंस एंड 2 लूप लाइंस। तो गाइस, मेन लाइन वो होती है जिसके ऊपर से ट्रेन जाती है। तो ये लूप लाइंस क्या होती है गाइस? तो लूप लाइंस वो लाइनें होती है जो आपको आसान भाषा में अगर मैं समझाऊं लेमन टर्म्स में, तो साइड देने के लिए बनती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई ट्रेन, मतलब मान लीजिए राजधानी, आप राजधानी एक्सप्रेस में हो, राजधानी एक्सप्रेस अपनी स्पीड में चल रही है 140-150 पे। अचानक एक इंजन का टेस्टिंग हो रहा है, लोको इंजन का, या फिर कोई मालगाड़ियां सामने जा रही है, तो उसको क्या स्टेशन मास्टर या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम क्या करती है, उसको लूप लाइन में डाल देती है, ताकि पीछे के राजधानी एक्सप्रेस या जो भी सुपरफास्ट एक्सप्रेस है उसको हम लोग क्लियर तरीके से निकाल सकें, और बाकी जो ट्रेन है
जो मालगाड़ी या फिर जो छोटी सी इंजन जो टेस्टिंग हो रही थी उसको साइड में रोक के रख सके, उसके क्लियर होने के बाद इसको वापस ट्रैक पे ला सके। तो गाइस लूप लाइन मतलब साइड वाइज एक लाइन जहां पर हम लोग कुछ देर के लिए कोई भी ट्रेन को रोक के रखते हैं। और उस दिन 2 जून को दोनों लूप लाइंस में 2 मालगाड़ियां पहले से खड़ी हुई थी। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मेन लाइन से लूप लाइन में घुसाने वाली जगह को पॉइंट एरिया कहा जाता है। लेमन टर्म्स में बोलूँ तो वो चीज़ होती है, वो जगह होती है जहां पर ट्रेन की पटरियां डिसाइड होती है या चेंज करवाई जाती है। और ये जो पटरियां हैं ये पॉइंट मशीन के मदद से बदली जाती है। वो आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा जो पिक्चर, उसको बोलते हैं पॉइंट मशीन। पॉइंट मशीन के हिसाब से ये पटरियां बदली जाती है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं जो बताने वाला हूँ आपको, गौर से सुनिएगा। ये जो पटरियां बदली जाती है या ट्रेन कहीं किस डायरेक्शन में जाएगा, ये लोको पायलट जो सामने वाले डिब्बे में जो बंदे बैठे रहते हैं, जो कंट्रोल करते हैं हॉर्न को या फिर कंट्रोल करते हैं ब्रेक्स को, स्पीड को, वो लोको पायलट होते हैं। वो जो ड्राइवर होते हैं ट्रेन के, उनके हाथ में पटरियां चेंज करना या फिर किस डायरेक्शन में गाड़ी जाएगी उनके हाथ में नहीं होता है। ये प्लेटफॉर्म में मौजूद एक ऑफिस से हैंडल किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिकली हैंडल किया जाता है। लोको पायलट्स बस सिग्नल्स को फॉलो करते हुए ट्रेन की स्पीड को कंट्रोल करता है और इफ रिक्वायर्ड हॉर्न्स बजाता है। कोरोमंडल ट्रेन के इंजन में प्रेजेंट लोको पायलट गुणानिधि मोहंती एंड हजारी बेहरा, इनके हाथ में कुछ नहीं था कि ट्रेन सीधा जाएगा या लूप लाइन में जाएगा। भगवान के कृपा से ये दोनों बच गए। और टेक्निकली अगर बात करें तो इनका इसमें उतना दोष नहीं था। तो आप अभी ये सोच रहे होंगे कि ट्रेन को भाई लूप लाइन में भेजा कौन, वो पॉइंट मशीन के मदद से। क्यों यही सोच रहे हो ना कि एक्चुअली ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है ये खीर खाने ऐसा आसान काम है? सुबह को उठे, ब्रश किए और थानोस बन गए, चुटकी मारी और ट्रेन लूप लाइन में चली गई? ऐसा नहीं होता है। मतलब पटरियां बदल गई। इस जगह पे आपको इंटरलॉकिंग सिस्टम की जानकारी होनी चाहिए। इंटरलॉकिंग सिस्टम के बारे में आपको समझना पड़ेगा। वही इंटरलॉकिंग सिस्टम जिसके बारे में हमारे रेलवे मिनिस्टर साहब अश्वनी वैष्णव जी ने इस एक्सीडेंट और 288 पीपल की मौत का वजह बताया है। मैं उसी इंटरलॉकिंग सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में जो चेंज किया जिसके कारण ये दुर्घटना हुई। तो इंटरलॉकिंग सिस्टम है क्या? पटरिया में सब कुछ सही है कि नहीं, क्या कुछ खराबी, क्या कुछ प्रॉब्लम है, कोई मैनुअल फेल्यूअर्स है, तो उसको हैंडल करने के लिए इंटरलॉकिंग सिस्टम का जरूरत पड़ता है। जब कोरोमंडल एक्सप्रेस एकदम लूप लाइन के सामने पहुंच गई थी तो वहां पर एक सिग्नल था, एक खंबा था, जिसको हम लोग बोलते हैं होम सिग्नल। होम सिग्नल को ग्रीन या येलो स्टेशन मास्टर अपने ऑफिस से तभी कर सकता है जब उनको इंटरलॉकिंग सिस्टम से मंजूरी मिलती है या कोई सिग्नल मिलता है इसको चेंज करने के लिए। नहीं तो होम सिग्नल हमेशा रेड रहता है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम मंजूरी देने से पहले या फिर कोई सिग्नल भेजने से पहले क्या क्या फैक्टर्स को देखती है या किस किस पैरामीटर्स के बेसिस पे वो सिग्नल्स या चेंजेस वगैरह भेजती है। पहला फैक्टर है पॉइंट मशीन ने इन पॉइंट्स को किस डायरेक्शन में मोड़ के रखा है या ट्रेन किस डायरेक्शन में जाएगी। सेकेंड फैक्टर ये है जिस ट्रैक पे ट्रेन जा रही है उस ट्रैक की ऑक्यूपेंसी क्या है, क्या वो ट्रैक सही में खाली है। ट्रैक की ऑक्यूपेंसी पटरियों की लगी हुई वायर के थ्रू चेक होती है। ये वायर्स इंडियन रेलवेज में अप्रॉक्सीमेटली 68,000 किलोमीटर्स के साथ साथ फैली हुई है। इन वायर में लो वोल्टेज करंट को पास करके ये पता लगाया जाता है किस किस ट्रैक में ट्रेन मौजूद है और किस किस ट्रैक्स में ट्रेन मौजूद नहीं है। आपको पता ही होगा रेलवे बोर्ड ने एक सेफ इंटरलॉकिंग सिस्टम के बारे में बात की थी अपने वीडियो में, अपने इंटरव्यू में। It is supposed to be tamper proof. It is supposed to be error proof. उसका एग्जैक्ट कोड बता देता हाँ, हूँ। It is called as fail safe system. मतलब it will fail on a safer side.
पॉइंट मशीन में पटरी इस तरीके से सेट होती है कि अगर मान लीजिए कोई भी ट्रैक में कोई भी इंजन, कोई भी छोटा सा कोई लोको इंजन या कोई मालगाड़ी या कुछ भी, उतना छोड़ दीजिए, अगर मान लीजिए कोई भी लोहा का रॉड अगर वो ट्रैक पे गिरी हुई है तो वो होम सिग्नल रेड हो जाती है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रेलवे बोर्ड मेंबर जया वर्मा सिन्हा ने अपने इंटरव्यू में ये स्टेटमेंट दी है कि एक्सीडेंट होने से पहले लोको पायलट ने उस होम सिग्नल को ग्रीन देखा था, क्योंकि तब लोको पायलट होश में था और एक्सीडेंट हुआ नहीं था। एक्सीडेंट के कुछ सेकंड्स पहले उस लोको पायलट ने क्लियरली होम सिग्नल को ग्रीन देखा था। वहां से हम लोगों ने जो ड्राइवर था कोरोमंडल का, उससे बात की, उससे पर्सनली बात की। वो उस समय होश में था, उसने बताया कि उसको सिग्नल ग्रीन मिला है। इंटरनल सोर्स से यह पता चला है कि पॉइंट मशीन में पटरियों का डायरेक्शन लूप लाइन की तरफ किया हुआ था, जबकि मालगाड़ी वहां पर ऑलरेडी खड़ी थी। तो अगर वहां पर मालगाड़ी ऑलरेडी खड़ी हुई थी तो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के हिसाब से, अगर हमारे पास वो सेफ इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम है, उसके हिसाब से ये तो होम सिग्नल रेड होना चाहिए था। तो ये ग्रीन कैसी हुई? लोको पायलट ने खुद बयान दिया है कि एक्सीडेंट होने से पहले ग्रीन सिग्नल था। तो कौन है इसका दोषी? तो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम से कोई मैसेज, कोई सिग्नल्स क्यों नहीं भेजा गया उस ऑफिस में, मतलब कंट्रोल रूम में? ये तो पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम है। अगर कोई इसको मैनुअली छेड़छाड़ नहीं करेगा या फिर कोई और गलती से कुछ फेल्यूर नहीं होगा तो ये तो इम्पॉसिबल इवेंट है कि कुछ गलत मैसेज भेज देगा। तो इतना सेफ इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम होने के बावजूद भी 288 पीपल का मौत हो गया और बहुत सारे बंदे इंज्योर्ड हो गए। तो इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं इसके पीछे के 3 रीजंस। तो पहला रीजन, एसएमटी डिपार्टमेंट, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन रेलवेज, इसके किसी बंदे ने मेंटेनेंस के दौरान लापरवाही की होगी, जिसकी वजह से ग्रीन सिग्नल किसी और के लिए सेट था और यहाँ पर पटरियां किसी और डायरेक्शन में सेट था। तो मिसकम्युनिकेशन की वजह से ये एक्सीडेंट हो सकता है। सेकंड पॉइंट, कोई इलीगल या फिर कोई कंस्ट्रक्शन या कोई जॉब चल रहा था जिसके वजह से आसपास के साइड में कुछ चल रहा होगा, जिसकी वजह से कोई इंपॉर्टेंट वायर कट गया होगा और इसके वजह से इंटरलॉकिंग सिस्टम काम ही नहीं किया और मैसेज भेज ही नहीं पाया कंट्रोल रूम में। और तीसरी फैक्टर है सैबोटेज। मतलब देखिए, बालेश्वर एक मैविस्ट एरिया है तो इसको पूरा रूल आउट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर शायद कोई मैनुअल इंटरवेंशन हुआ था या फिर शायद मैनुअली किसी ने इसको मैनिपुलेट किया था, जिसकी वजह से सिग्नल्स नहीं गए और यह हादसा हुआ। सीबीआई इंक्वायरी शुरू हो गई है, 5 बंदों को गिरफ्तार भी किया गया है और कुछ जगहों को लॉक भी कर दिया गया है। मेरा सिर्फ आपसे यही सविनय निवेदन है कि सरकार को इसके ऊपर एकदम सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं आप सबको यही बोलूँगा कि इस एक्सीडेंट को जल्द से जल्द मत भूल जाइएगा, क्योंकि आज ये कोरोमंडल एक्सप्रेस में एक्सीडेंट हुआ है, कल आपके ट्रेन में हो सकता है, मेरे ट्रेन में हो सकता है। तो गाइस, अगर इस पे हमें पता नहीं चलेगा सारे फैक्ट्स तो हमें इसका रिजल्ट आगे भी सेम देखने को मिलेगा। और मेरा सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट सवाल है, व्हाट आर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट actionable steps taken by the government to stop this kind of massive destruction? या यहाँ पर ऐसा मैसिव ब्लंडर होने से हम लोग कैसे रोक सकते हैं? तो दोस्तों, मेरे पास जितना ज्ञान था, मेरे पास जितना नॉलेज था, मैंने उतना शेयर किया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें जितना मैंने नॉलेज दिया है वो आपके काम में आया होगा। अगर गाइस आप लोगों को इंपॉर्टेंट फैक्ट और लगा कि मैंने मिस किया है, प्लीज़ उसको कमेंट कीजिए ताकि सबको पता चले कि इसके पीछे भी और कोई कारण है या फिर और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि यहाँ पर रिवील नहीं हुए हैं। और गाइस, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। एंड अगर आपको ये जानना है कि सीबीआई के अल्टीमेट रिजल्ट्स क्या थे, क्या कवच इस एक्सीडेंट को रोक पाती, 40 बंदों को कुछ नहीं हुआ था, ये सारे क्वेश्चंस अभी भी अगर आपके दिमाग में हैं और अगर मुझे 40-45 कमेंट ऐसे मिलते हैं कि इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए और आपको ज्ञान चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं इसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा।
और गाइस एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, मेरे सब्सक्राइबर जिस दिन 2000 होंगे या फिर मेरा जिस दिन चैनल मोनेटाइज होगा उसी दिन मैं गिव अवे करने वाला हूं 500 रुपए के 5 पेटीएम कूपन। यस, आपने सही सुना, 500 रुपए के 5 पेटीएम कूपन जिस दिन मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ या जिस दिन मेरा 2000 सब्सक्राइबर पूरा हुआ। मैं पहले 5 कमेंट्स करने वाले बंदों को 500 रुपए के पेटीएम के वाउचर देने वाला हूं। ये मेरी तरफ से गिफ्ट रहेगी। बस आप लोग को इतना ही करना है, आपको मेरे को सब्सक्राइब करना है, आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, लाइक करनी है और हमेशा जब भी वीडियो आती है कमेंट करनी है। तो गाइज दोस्तों, यही था आज की वीडियो। तो दिस इज लाइफ अनफिल्टर्ड अभिजीत साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।